आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसमें भाग 4 में जो सम्मिलित है उन अनुच्छेदों को हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो भाग 4 के कुछ अनुच्छेद बचे हुए हैं उसमें पहला है हमारा अनुच्छेद 77 आर्टिकल 77। तो आर्टिकल जो 77 है वो क्या बोलता है, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के जो कार्य है उनके संचालन के बारे में अनुच्छेद 77 होता है। और ये अनुच्छेद क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारे देश के क्या है कार्य हैं, चाहे वो कोई भी कार्य है, चाहे विदेशों से संबंध हो, विदेश से व्यापार हो, विदेशों से संध्या हो, तो ये सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे। यानी जो भी संध्या होंगी या व्यापार होगा उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। तो ये अनुच्छेद हमारा क्या है, हमारे देश में क्या है, भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बोलता है, कैसे जो है किसके नाम से संचालित होंगे भारतीय सरकार के कार्य है। उसके बाद अनुच्छेद 78 क्या है हमारा, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। और प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे मंत्रिपरिषद का कोई संदेश है तो वो राष्ट्रपति को पहुंचाना है तो वो प्रधानमंत्री पहुंचाएगा। सीधे डायरेक्ट मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते हैं। और अगर मंत्रिपरिषद को अपनी कोई बात या कोई सुझाव ऐसे तरीके से देना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को सूचित करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री उनके संदेश को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार जो कहना चाह रहा है वो अनुच्छेद 78(1) में फिर जो है क्या है 78 का ही एक उप अनुच्छेद है 78(1). तो इसमें क्या है, निम्न नियुक्तियों में राष्ट्रपति को सलाह देना। तो प्रधानमंत्री क्या करता है, अनुच्छेद 78 के तहत निम्न जो नियुक्तियां हैं उनके बारे में राष्ट्रपति को सलाह देता है। जैसे महान्यायवादी, उसके बाद दूसरा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, उसके बाद है मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष, छठवां है मुख्य चुनाव आयुक्त और सातवां है UPSC के चेयरमैन, संघ लोक सेवा आयोग का जो चेयरमैन अध्यक्ष होता है। तो इनकी नियुक्तियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। उसके बाद अनुच्छेद 79 हमारा क्या है, संसद का गठन। अनुच्छेद 79 संसद के गठन से संबंधित है। और हमारी संसद का गठन क्या है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर क्या है हमारा संसद का गठन होता है। तो इसका उल्लेख हमारा क्या है अनुच्छेद 79 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 70 है राज्यसभा की संरचना। हमारी जो राज्यसभा है, संसद का जो उच्च सदन राज्यसभा है, उसके गठन के बारे में अनुच्छेद क्या कौन सा 80 बोलता है, ठीक है ना। उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस अनुच्छेद में। जैसे हमारा राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है। दूसरा तथ्य जैसे इसमें 250 मेंबर होते हैं राज्यसभा में और इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त या मनोनीत होते हैं। इसमें पूछता है कई बार राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। उसके बाद छठवां जो महत्वपूर्ण तथ्य है राज्यसभा से, उसमें है यह 6 वर्ष के लिए बनाई जाती है। जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। उसके बाद चौथा तथ्य है इसके निर्वाचित सदस्य विधानसभा से निर्वाचित होते हैं। यानी जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो क्या है, विधानसभा से निर्वाचित होते हैं। इसमें क्या है, निर्वाचित किए जाते हैं। उसके बाद पांचवा जो तथ्य है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। यानी जो राज्यसभा है हमारा अस्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं, निष्कासित होते रहते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। जैसे 80 है राज्यसभा की संरचना से, वैसे अनुच्छेद 81 है लोकसभा की संरचना से संबंधित। तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं लोकसभा से। जैसे लोकसभा क्या है,
जो संसद है हमारे देश की, उसका निम्न सदन है। दूसरा है जैसे लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो तथ्य है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यानी 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब क्या है, हमारा देश संविधान में 104वां जो संविधान संशोधन 2020 में हुआ है, तो इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं कि जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है उसमें SC और ST की जो सदस्य संख्या है सदस्यों की, तो 2030 तक स्थिर रखा गया है। और अब जो एंग्लो इंडियन सदस्य थे, पहले जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य थे, उनकी जो है नियुक्ति अब नहीं होगी अनुच्छेद 104वें संविधान संशोधन 2020 के अनुसार। अब आता है अनुच्छेद 82, तो इसमें क्या है, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा सीटों में बदलाव किया जाएगा। यानी प्रत्येक जब 10 वर्ष बाद जनगणना होगी तो उसमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जो क्या है सीटें हैं उनमें क्या किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, यानी कम ज़्यादा घटाया बढ़ाया जाएगा। तो इसमें भी 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है उसको स्थिर कर दिया गया है। 2026 तक उसमें किसी प्रकार की वृद्धि या कमी नहीं की जाएगी अगर जनगणना होती है हमारी अभी हाल ही में। तो उसके बाद अनुच्छेद 83 होता है लोकसभा का कार्यकाल। अनुच्छेद 83 लोकसभा के कार्यकाल से संबंधित है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल हमारा क्या है 5 वर्ष है, वैसे ही राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उसके बाद अनुच्छेद 84 है संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में। लोकसभा और जो राज्यसभा है उसके सदस्यों की जो योग्यताएं हैं सदस्य निर्वाचित होने के लिए, तो उसमें दोनों सदनों में है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसको कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली होनी चाहिए उसको। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष या 25 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। यानी जो अनुच्छेद 84 है वो क्या करता है, सांसद के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता के बारे में बताता है कि उनको सदस्य नियुक्त होने के लिए, निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यताएं जरूरी हैं। उसके बाद अनुच्छेद 85 होता है संसद का सत्र और विघटन। इसमें क्या है, अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति संसद के जो सदन हैं उनमें बैठकें बुलाता है, उनकी जैसे बजट सत्र बुलाता है, मानसून सत्र बुलाता है और शीतकालीन सत्र बुलाता है राष्ट्रपति। और जो आपका सांसद है यानी लोकसभा है उसको भी भंग कर सकता है। यानी हमारा अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है, संसद का सत्र बुलाने और विघटन करने से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 86 है, इसमें क्या है, संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। अनुच्छेद 86 क्या होता है, संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण के बारे में बताता है। और जब जैसे नई सरकार बनती है तो राष्ट्रपति सबसे पहले अपना अभिभाषण देता है। उसके बाद अनुच्छेद 87 है, 87 है, राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण, स्पेशल स्पीच होती है जब क्या होता है हमारा, जैसे नई सरकार बन गई या जो है बजट सत्र होते हैं हमारे। बजट सत्र में जैसे मैंने आज बताया था आपको 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो इन सत्रों में सबसे पहले राष्ट्रपति क्या कर सकता है, विशेष अभिभाषण, अपनी स्पेशल स्पीच दे सकता है दोनों सदनों में। उसके बाद अनुच्छेद 88 है, तो अनुच्छेद 88 में क्या है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। यानी हमारे अनुच्छेद 88 में मंत्रियों और महान्यायवादी को अधिकार दिया गया है कि वो संसद के जो समितियां हैं यदि उसमें क्या है मंत्रियों और महान्यायवादी का नाम है सदस्य के रूप में, तो उनकी जो बैठकें होती हैं समितियों की उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन उसमें उसका नाम होना जरूरी है। बिना नाम के वो भाग नहीं ले सकते, नाम होना जरूरी है। अगर उनमें नाम है तो वो उसमें बैठकों में भाग ले सकते हैं समितियों की और बातचीत कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद
88 के अनुसार। उसके बाद अनुच्छेद 89 होता है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, यानी अनुच्छेद 89 में क्या है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। अब राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, और जो उपसभापति होता है राज्यसभा का वो क्या होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक उपसभापति नियुक्त करते हैं। और क्या होता है, जब सभापति कभी अनुपस्थित रहता है किसी काम से तो उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है, अनुच्छेद 89 के अनुसार। उसके बाद अनुच्छेद 90 है हमारा, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। उपसभापति का पद कैसे रिक्त हो सकता है या कैसे उसको हटाया जा सकता है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ प्रावधान है। इस क्या अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, इसमें क्या होता है कि जो सदन का सदस्य नहीं है, मान लो उपसभापति जो है नियुक्त हो रहा है, उसके बाद वो किसी सदन का क्या है राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसके बाद उसको अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा उसको। और दूसरा जो प्रावधान है इसमें, राज्यसभा का जो है संबोधित करके, राज्यसभा को संबोधित करके वो क्या कर सकते हैं, अपना त्याग पत्र दे सकते हैं उपसभापति, और सदस्य जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो बहुमत पारित करके उपसभापति को हटा सकते हैं, अनुच्छेद 90 के अनुसार। अनुच्छेद 91 होता है सभापति के कर्तव्यों का पालन एवं सत्या, यानी कि सभापति के कार्यों का पालन और सत्या, यानी सभापति राज्यसभा का सभापति यदि अनुपस्थित है किसी कार्य से तो उपसभापति उसके कार्यों का संचालन करता है। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 91 में किया गया है। अनुच्छेद 92 होता है सभापति या सभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, यानी सभापति और उपसभापति को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उस समय वो क्या नहीं कर सकता, सदन में पीठासीन नहीं हो सकता, अध्यक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता। उसके बाद अनुच्छेद 93 है तो लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इसमें अनुच्छेद 93 में क्या है हमारा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। जैसे अनुच्छेद 89 में हमारे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है, वैसे अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद क्या है हमारा 94 है, तो अनुच्छेद 94 क्या है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद किस परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। जैसे लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपना पद त्यागना पड़ेगा। या क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं, बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके, सदन के जो सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं, बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके भी उन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और प्रावधान है अनुच्छेद 94 में ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने में। तो इसमें क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। उसके बाद अनुच्छेद 95 है अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन और सत्यापन, यानी जो हमारा क्या है लोकसभा है हमारे देश की, उसमें जो अध्यक्ष है उसके कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष करता है। उसमें क्या है उल्लेख किया गया है अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन और जो सत्यापन होंगे अध्यक्ष की। उसके बाद अनुच्छेद 96 है, तो इसमें क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन नहीं होगा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पे क्या है उनको हटाने से संबंधित कोई संकल्प सदन में है तो उस समय वो क्या नहीं कर सकते, पीठासीन नहीं हो सकते उस सदन की। अनुच्छेद 97 कहता है सभापति उपसभापति एवं अध्यक्ष उपाध्यक्ष की वेतन एवं भत्ते, यानी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 97 में। उसके बाद अनुच्छेद 98 क्या है, संसद का सचिवालय के बारे में बताता है। उसके बाद अनुच्छेद 99 है
सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान, जो हमारी संसद है उसके जो सदस्य हैं उनकी शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है इसमें अनुच्छेद 99 आर्टिकल 99 में। उसके बाद अनुच्छेद जो हमारा 100 है तो उसमें क्या है, संसद की गणपूर्ति के बारे में बताया गया है। यानी कि गणपूर्ति का अर्थ क्या होता है, जैसे संसद का कोई सत्र चल रहा है, चाहे बजट हो, मानसून हो या शीतकालीन सत्र हो, तो उसमें कुछ निश्चित सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो गणपूर्ति अनुच्छेद 100 संसद के सदस्यों की गणपूर्ति के बारे में बताता है। तो गणपूर्ति क्या होती है, दोनों सदनों की होती है, दोनों सदनों में अलग अलग होने चाहिए। जैसे क्या है, लोकसभा में सत्र हो रहा है तो 1/10 सदस्य या 10% सदस्य कुल सदस्य संख्या का, और अगर राज्यसभा में सत्र हो रहा है तो सदस्य संख्या का 1/10 या 10% सदस्य होने आवश्यक होते हैं। इसमें हम ले सकते हैं, जैसे लोकसभा के सदस्य हमको पता है 545 है, तो उसका 10% हमारा लगभग कितना निकलेगा, 55 सदस्य, और राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है 252, उसका 10% निकलेगा हमारा कितना, 25 सदस्य। तो 55 और 25 सदस्य अलग अलग हो रहा है, तो क्या है 55 लोकसभा में और 25 राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए आवश्यक है किसी भी विधेयक पर चर्चा करने के लिए। यानी 10% या 1/10 का अर्थ है प्रत्येक 10 में से एक सदस्य का गणपूर्ति के लिए उपस्थित होना आवश्यक है, ठीक है ना। या तो 10% हो या 1/10% गणपूर्ति या किसी सत्र में सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है, जिससे क्या हो सके, उस पर बातचीत या सत्र प्रारंभ किया जा सके। उसके बाद अनुच्छेद 101 है स्थानों का रिक्त होना। यदि इसमें क्या प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति क्या है लोकसभा का सदस्य भी नियुक्त हो जाता है और राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त हो जाता है, तो उसमें से दोनों में से किसी एक सदन का जो सदस्य है वो समाप्त मानी जाती है। अगर ऐसे ही क्या है सांसद का सदस्य भी बन रहा है और राज्य विधानमंडल का सदस्य भी बन रहा है, तो दोनों में से किसी एक की सदस्यता से उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा या एक पद अपने आप रिक्त माना जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 102 क्या है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बताता है कि संसद के जो सदस्य हैं उन्हें कब अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो उसमें क्या है, यदि संसद का जो सदस्य है उसकी क्या है नागरिकता निलंबित हो जाती है, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। दूसरा है लाभ का पद धारण कर लेता है, जैसे संसद का कोई सदस्य कोई सरकारी नौकरी धारण कर लेता है तो उसको क्या हो सकता है, पद से जो है उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। प्राइवेट में वो नौकरी कर सकता है, लेकिन सरकारी में अगर नौकरी करता है तो उसको क्या होगा, उसकी सदस्यता निलंबित कर दी जाएगी। उसके बाद तीसरा जो कारण है जिससे संसद के सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है वो है पागल या दिवालिया होने पे। उसके बाद चौथा जो कारण है 2 वर्ष का कारावास अगर सदस्य को हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है। उसके बाद 5वां कारण है लगातार जो है 60 दिन तक क्या रहता है, सदन के जो सत्र होते हैं उनमें गैर मौजूद रहता है, उपस्थित नहीं रहता है, तो उसको अयोग्य घोषित कर लिया जाता है। अनुच्छेद 202 में संसद की अयोग्यता के बारे में बताया गया है किन कारणों से उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 103 बताता है अयोग्य सांसद की सदस्यता राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर रद्द की जाएगी। यानी अनुच्छेद 103 क्या होता है, जो सांसद के सदस्य हैं अयोग्य घोषित होते हैं तो वो होते हैं किसके सलाह पे, निर्वाचन आयोग की सलाह पे राष्ट्रपति उनको अयोग्य घोषित कर सकता है, उनकी सदस्यता को रद्द कर देता है राष्ट्रपति, किसके सलाह पे, निर्वाचन आयोग की सलाह पे। और उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 104 है निलंबित सांसद सत्र में आएगा तो उस पर 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना वसूल किया जाएगा। यानी कोई सांसद जो है निलंबित है और वो संसद के सत्र में आ रहा है, भाग ले रहा है, तो अनुच्छेद 104 के तहत उसमें प्रतिदिन के हिसाब से 500 का जो जुर्माना है दंड लिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 105 है हमारा संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार। जो संसद के जो क्या है सदन है, उनके जो सदस्य हैं और संसद की जो समितियां हैं उनके विशेषाधिकार के बारे में उल्लेख करता है हमारा कौन सा, अनुच्छेद 105। उसके बाद अनुच्छेद 106 है
संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित है अनुच्छेद 106, यानी संसद के जो सदस्य हैं उनके वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद इसमें 106 में। अब आता है हमारा अनुच्छेद 160। तो इसमें क्या है, वैसे ये साधारण विधेयक से संबंधित है। तो अनुच्छेद 160 क्या बोलता है, धन विधेयक एवं वित्त विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। यानी अनुच्छेद हमारा 160 किससे संबंधित है, साधारण विधेयक से संबंधित है, और इसमें क्या प्रक्रिया है वो उसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 108 है। ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 108 में क्या है, या किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, या संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो अनुच्छेद 108 से संबंधित है, संयुक्त बैठक से संबंधित है, और संयुक्त बैठक बुलाता है हमारा राष्ट्रपति। अब संयुक्त बैठक 108 अनुच्छेद के तहत क्यों बुलाई जाती है, यदि क्या होता है संसद के जो दोनों सदन हैं उनमें किसी विधेयक पे सहमति नहीं बन पा रही है, तो क्या कहता है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है और बोलता है कि अब आप चर्चा करो। तो उससे संबंधित जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो क्या है, अनुच्छेद 108 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 109 है धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया, यानी जो धन विधेयक है उसके बारे में उल्लेख हमारा अनुच्छेद 109 में किया गया है। इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे कि धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया क्या है, तो इसको थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि धन विधेयक के बारे में जो पारित होने की प्रक्रिया है, या धन विधेयक के बारे में किसमें उल्लेख किया, पारित होने की प्रक्रिया का उल्लेख 109 में किया गया है। तो ये सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में ही लाया जाता है, और उसके बाद लोकसभा में पारित होने के बाद वो राज्यसभा में भेजा जाता है। तो धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 क्या है, धन विधेयक से संबंधित है। अब धन विधेयक किससे कहते हैं, यानी धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक क्या होता है, जिसका संबंध किससे होता है, कर से संबंधित होता है, या किसी कर को लेने या किसी कर को लगाने या किसी कर को हटाने से संबंधित होता है, या ऋण लेने से संबंधित होता है, या संचित निधि से धन निकालने से होता है, या हम उसमें संचित निधि में धन जमा करने से जो संबंधित विधेयक होता है उसका संबंध किससे होता है, धन विधेयक से होता है। यानी धन विधेयक किससे कहते हैं, जिसका संबंध कर लेने से, कर को हटाने से, कर को वसूल करने से, ठीक है, जो संचित निधि है उसमें से धन निकालने से, उसमें धन जमा करने से संबंधित जो विधेयक होता है उसको क्या बोलते हैं, हम धन विधेयक कहते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 111 में है विधेयकों पर अनुमति, यानी जो विधेयकों पर अनुमति है वो राष्ट्रपति को दी गई है। तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होके राष्ट्रपति के पास आता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति को शक्ति मिली हुई है विधेयकों पे अनुमति के संबंध में अनुच्छेद 111 में। तो इसमें वेटो पावर राष्ट्रपति के पास सम्मिलित है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति क्या करता है, किसी विधेयक को अपने हस्ताक्षर करके अनुमति दे देता है, उसके बाद ये कानून बन जाता है। तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 111 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 112 है संसद का वार्षिक वित्तीय विवरण। जो संसद का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है, जिसको हम बजट कह सकते हैं, ठीक है ना। बजट क्या होता है, आय व्यय से संबंधित होता है, या बजट सत्र से संबंधित जो उल्लेख है, बजट सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, तो उसका उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 112 में किया गया है। और जो बजट सत्र है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, और उसकी अध्यक्षता विपक्ष का जो नेता होता है वह करता है। उसके बाद अनुच्छेद 113 में क्या है, हमारे संचित निधि एवं अनुमानित व्यय का प्रावधान है, यानी संचित निधि में जो अनुमानित व्यय का प्रावधान है उसका उल्लेख अनुच्छेद 113 में किया गया है। अनुच्छेद 114 क्या है, सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। यानी जो हम संचित निधि से धन निकाल रहे हैं तो उसमें संसद को क्या है, मंजूरी देनी है, तो उससे संबंधित विधेयक क्या कहलाता है, हमारा विनियोग विधेयक कहलाता है। संचित निधि से जो धन निकाल है उसके जो विधेयक लाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विनियोग विधेयक कहते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 115 है किसी कार्य के लिए संचित निधि से निकाले गए पैसे की कमी हो जाने पर संचित निधि से और पैसा निकालने के लिए प्रावधान। यानी हमने संचित निधि
जो हमारे देश की निधि है वहाँ से हमने धन निकाला किसी कार्य को करने के लिए, जैसे किसी भवन को बनाने, सरकारी भवन को बनाने के लिए। अब जो हमने निधि या पैसा निकाला था वो कम हो जाता है, जो पहले निकाला था संचित निधि से। अब दोबारा हमने क्या करना है, उस भवन को बनाने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता हो रही है, या वो पैसा जो पहले था वो कम हो गया है, अब और पैसे की आवश्यकता है, तो वो हम किस अनुच्छेद के तहत निकालेंगे, अनुच्छेद 115 के तहत, ठीक है ना। उसके बाद अनुच्छेद 116 किससे संबंधित है, लेखानुदान और क्या है, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान से संबंधित है। अब लेखा अनुदान क्या होता है, जैसे केंद्र सरकार पूरे वर्ष के स्थान पर कुछ महीनों के खर्च के लिए संसद से अनुमति प्राप्त करती है, यानी पूरे सत्र की बजाय क्या करते हैं, कुछ महीनों के खर्च के लिए क्या करती है केंद्र सरकार, क्या करते हैं संसद से अनुदान मांगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लेखा अनुदान कहते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा क्या, प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान में क्या होता है, किसी सेवा के अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी मांग को बजट में नहीं रखा जा सकता, जैसे बजट में अन्य मांग को रखा जाता है, तो ऐसे मांग की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्यानुदान मांगते हैं। इससे सांसद से आप मांग सकते हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, किसी जो है कोई सेवा जो है अनिश्चित है और उसमें कितना व्यय होगा, कैसे व्यय होगा, ठीक है, पहले से उसको पता नहीं है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऐसी मांगों को प्रत्यानुदान के द्वारा मांग सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 116 में तीसरा जो क्या है, अपवाद अनुदान है, उसमें क्या है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए हम यदि क्या करते हैं, संसद से खर्च धन मांगते हैं, तो उसका उल्लेख क्या कहता है, आपका अपवाद अनुदान कहलाता है। अनुच्छेद 116 किससे संबंधित, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 117 है वित्त विधेयक की परिभाषा। वित्त विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद 117 में की गई है। तो वित्त विधेयक क्या होता है, हमारा राजस्व से संबंधित होता है और इसका संबंध क्या है, टैक्स वसूल करने से संबंधित होता है, तो वो क्या करता है, हमारा वित्त विधेयक रहता है। उसके बाद अनुच्छेद 118 है क्या है, प्रक्रिया के नियम। इसमें क्या है, प्रत्येक सदन का जो कार्य संचालन है उससे संबंधित जो नियम है वो क्या है, अनुच्छेद 118 के द्वारा बताए गए हैं। प्रक्रिया के नियम, प्रत्येक सदन के जो कार्य संचालन के नियम है उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 118 में। उसके बाद अनुच्छेद 119 है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमित, यानी जो क्या है हमारी संचित निधि है उसमें से हम जो धन निकालते हैं उसके बारे में जो प्रक्रिया बताई गई है वो किसमें है, अनुच्छेद 119 में बताया गया है। संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया नियम, ठीक है ना, वित्तीय कार्य से संबंधित जो प्रक्रिया है या वित्तीय नियम है उसका उल्लेख इसमें किया गया है, अनुच्छेद 119 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 120 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है ना। अनुच्छेद 120 क्या होता है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी जो हमारे देश की संसद है उसमें हम कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो संसद की जो आधिकारिक के ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, हिंदी में ही उसके कार्य होते हैं। अब क्या होता है, कई बार अन्य भाषाओं के सांसद भी जो है संसद में जो सभी भाग होते हैं, जो बैठकें होती हैं उसमें भाग लेते हैं, तो वो क्या है, जो संसद हमारे जो देश में संविधान है उसमें जो उल्लिखित भाषा है उनमें जो है अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो लिखित कार्यवाही होगी या कागजी कार्यवाही होगी तो वो हिंदी भाषा में होगी, लेकिन अन्य भाषाओं में वो बातचीत या अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं अनुच्छेद 120 के तहत। अनुच्छेद 121 क्या होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या है, न्यायाधीशों के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं की जाएगी, यानी जो आपके क्या है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन पे क्या है संसद में कोई चर्चा नहीं की जाएगी अनुच्छेद 121 के तहत। अनुच्छेद 122 क्या है, संसद के कार्य में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, यानी अनुच्छेद 122 क्या है, जो संसद के कार्य है उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 123 से संबंधित है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 123 क्या करता है, राष्ट्रपति को क्या करता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। पूछते हैं कई बार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है, तो अनुच्छेद 123 के द्वारा दी गई है। तो इसमें अध्यादेश क्या होता है, जब संसद का जो है सत्र नहीं हो रहा है, संसद का जो सत्र है 6 महीने में होता है, अगर नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति क्या ला सकता है, कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं
और अध्यादेश का प्रभाव भी वही होता है, जैसे संसद के द्वारा पारित जो विधेयक है, कानून है, वो उसका होता है, तो इसका भी वही प्रभाव होता है, उसी प्रकार होता है। जो अध्यादेश राष्ट्रपति लाती है और बाद में उसको अध्यादेश को राष्ट्रपति वापस भी ले सकती है, या उसको पारित होने के बाद वो कानून बन जाता है अध्यादेश के द्वारा।